मान लिया जाए क्या से थर्ड वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्या ट्रंप की दादागिरी, खामेनेई की जिद के आगे लाखों जिंदगियों पर संकट आ गया है। ईरान को लेकर दुनिया दो धड़ों में बच चुकी है। ईरान में प्रदर्शन का 18वां दिन है, हालात बद से बदतर हो चले हैं। तेहरान की गलियों में चीख पुकार मची हुई है, लाशों का ढेर नजर आ रहा है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि अब तक 12,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब ये दावे कितने सच हैं, जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जैसी तस्वीर ईरान से आ रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ईरान में हालात बेकाबू हो चले हैं। इधर ट्रंप के बयान ने भी युद्ध की आहट को और बढ़ा दिया है, क्योंकि इंतजार इस बात का है कि अमेरिका कब सीधे ईरान के खिलाफ जंग में कूदता है, क्योंकि ट्रंप की धमकी के बाद रूस और चीन ईरान के साथ आते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि मिडिल ईस्ट की अशांति ने दुनिया को क्या थर्ड वॉर के मुहाने पर पहुंचा दिया है। और बड़ी खबर से जुड़ी हुई बताती हूँ, ईरान में हिंसा और आगजनी के बाद सुल्तानी की 8 जनवरी को गिरफ्तारी की गई थी। 11 जनवरी को जो मुकदमा 8 से 11 जनवरी तक चला, उसमें दोषी पाए गए सुल्तानी का अपराध क्या है कि ईश्वर के खिलाफ युद्ध उन्होंने छिड़ा है। 11 जनवरी को सुल्तानी के परिवार को इसकी जानकारी दी गई और परिवार से सिर्फ आखिरी के 10 मिनट की मुलाकात की इजाजत दी गई है। सुल्तानी को ना तो कोई ट्रायल मिलेगा, ना कोई वकील मिलेगा, ना वो अपनी बात रख पाएंगे। सरकार विरोधी प्रदर्शन का हिस्सा थे, यही उनकी गलती है और इसी के लिए सरेआम उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है, वो भी विद्रोहियों के सामने, ताकि विद्रोही इससे पीछे हटे, ऐसा मानना है ईरान सरकार का। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, विद्रोह और ज्यादा भड़क सकता है। ये क्या हो सकता है अमेरिका का ईरान पर हमला करने का? तो सबसे पहले बात अगर हम कुवैत की करें तो कुवैत, अगर हमला खाड़ी देशों के रास्ते से होता है, अगर कुवैत का इस्तेमाल किया जाता है रास्ते के लिए, तो इसके लिए अमेरिका के कई बड़े सैन्य अड्डे पहले से मौजूद हैं। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस और कैंप आरिफजान है। कुवैत की ईरान से दूरी करीब 250 किलोमीटर है। संयुक्त अरब अमीरात में अगर हम बात करें तो यहाँ से अल धफरा एयरबेस है, जहाँ F-35 और F-22 जैसे लड़ाकू विमान तैनात है और यहाँ ईरान से फारस की खाड़ी के पार लगभग 200 किलोमीटर दूर है। चलिए इसके बाद अगर बात करें अगले संभावित रूट की, तो सबसे बड़ी बात है कि अरब सागर के जरिए समुद्री मार्ग से अगर अमेरिका हमला करता है तो अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक्स ग्रुप का इस्तेमाल कर सकता है। आप ये सोचिए, थल हो, जल हो या नभ हो, अमेरिका हर तरफ से तैयार है। इस समय यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पहले से ही क्षेत्र में तैनात है, जबकि यूएसएस कार्ल विंसन को हाल में वहां पर भेजा गया है। ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी के बाहर तैनात है, लेकिन इसकी मिसाइलें और लड़ाकू विमान ईरान तक पहुंचने में सक्षम है। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें किसी भी खाड़ी देश की जमीन या सैन्य अड्डों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। समुद्र के रास्ते, अरब सागर के रास्ते अमेरिका हमला कर पाएगा। अब इजराइल के साथ क्या मिलकर हमला कर सकता है अमेरिका, एक ये भी पॉसिबिलिटी के तौर पर देखी जा रही है। दरअसल जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया था। इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस को कमजोर किया था, आपको याद होगा। फिर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया था। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में ट्रंप से मुलाकात में राउंड 2 स्ट्राइक्स पर भी चर्चा की है। तो क्या इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी देखी जा रही है। इसके अलावा डिएगो गार्सिया से हमले B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है, जो हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया से उड़ान भर सकते हैं। देखिए एक एक करके जो आपको मैप के जरिए ये जो पूरे लोकेशन है वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिएगो गार्सिया से उड़ान भर सकते हैं या फिर सीधे अमेरिका के मिसूरी से हवा में फ्यूल भरते हुए मिशन को पूरा कर सकते हैं। ये बॉम्बर ईरान के रडार सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। इसके अलावा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी अमेरिका कर सकता है, जिन्हें फारस की खाड़ी में तैनात पनडुब्बियों से दागा जा सकता है। अब इन मिसाइलों की रेंज 1600 किलोमीटर से ज्यादा होती है। तो ये तमाम जो रास्ते हैं और तमाम जो तरीके हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे ग्राफिक्स के जरिए, जिससे आप समझ पाए कि अमेरिका अगर ईरान पर हमले करता है तो क्या क्या रूट्स वो अख्तियार कर सकता है। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि ईरान में बिगड़े हालात पर वर्ल्ड ब्रेकिंग सामने आ रही है। ईरान को लेकर इस वक्त हिस्सा ले सकता है। इस दौरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की फैसिलिटीज, इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री और साथ ही की बिल्डिंग और साथ ही कमांड सेंटर को निशाना बनाया जा सकता है। यानी कि आसमानी रास्ते से किन किन इमारतों को निशाना बनाया जा सकता है वो हम आपको बता रहे हैं सीमित हवाई हमलों के जरिए। इसका ये देखिए फायदा होगा कि अमेरिकी सैनिकों के लिए ये बहुत ही कम जोखिम भरा होगा। आसमानी रास्ते से जाकर के वो सीधे मिसाइलें गिराएंगे, बॉम्ब गिराएंगे और अपना काम पूरा कर लेंगे। इसके अलावा बड़े स्तर पर हवाई हमले, क्या ये हो सकता है? अमेरिका कई ईरानी मिलिट्री फैसिलिटीज पर बड़े हमले कर सकता है, बड़े पैमाने पर हमले कर सकता है। IRGC के सभी अहम ठिकाने हो सकते हैं, पुलिस स्टेशन हो सकते हैं, जेलें हो सकती हैं, मॉनिटरिंग सेंटर हो सकते हैं, मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज हो सकती हैं और इंटरनेट रोकने वाले ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है, ताकि इंटरनेट का जो कनेक्शन काट दिया गया वो फिलहाल फिर से बहाल हो सके। इसके अलावा साइबर और सीक्रेट ऑपरेशन, इसका मकसद बिना सीधी लड़ाई के शासन को कमजोर करना है। ईरानी मिलिट्री और सरकारी नेटवर्क पर साइबर हमले हो सकते हैं। 2021 में ईरान के गैस स्टेशन पर साइबर हमला हुआ था। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर इसका आरोप तब लगाया था। 2019 में CIA ने ईरानी वेपन सिस्टम पर साइबर हमला किया था। इसके अलावा कूटनीतिक और आर्थिक दबाव भी एक बहुत बड़ा तरीका है। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने
सितंबर 2025 में स्नैपबैक सिस्टम के तहत 2015 से पहले वाले प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए हैं। ईरान पर पहले से ही ढेर सारे अमेरिकी प्रतिबंध हैं, लेकिन इससे ज्यादा फायदा मिलता फिलहाल, क्योंकि जैसी सिचुएशन है उसमें नजर नहीं आता। वो दूर के लिए ठीक है, लेकिन फिलहाल जो हालात है कि 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, उसमें क्विक एक्शन की जरूरत नजर आती है फिलहाल। देखिए, एक और बड़ी कहा कि मिसूरी में हवा में फ्यूल भरते हुए मिशन को पूरा कर सकते हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही मैप के जरिए समझाना की कोशिश करें। ये बॉम्बर ईरान के रडार सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। इसके अलावा टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिन्हें फारस की खाड़ी में तैनात पनडुब्बियों से दागा जा सकता है। इन मिसाइलों की जो रेंज है वो 1600 किलोमीटर से ज्यादा होती है। यूके और यूरोप से होकर बड़ी संख्या में अमेरिकी फ्यूल टैंकर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मूवमेंट देखी गई है। ये लंबी दूरी से हवाई हमले की तैयारी का संकेत हो सकता है। कतर के अल उदीद एयरबेस के पास KC-135 रिफ्यूलिंग टैंक्स देखे गए हैं। ये अमेरिकी वायुसेना का हवा से हवा में ईंधन भरने वाला टैंकर विमान है। तो क्या ये रास्ता जो है वो अपनाया जा सकता है ईरान पर हमला करने के लिए? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब भविष्य में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है कि मदद जल्द पहुंचने वाली है। बड़ी खबर एक और है कि अमेरिका की धमकी के बीच ईरान को रूस का साथ मिला। चीन के बाद अब ईरान के साथ रूस भी खड़ा हो गया है। इस तरह से दो मुल्कों की युद्ध होता है तो दुनिया दो धड़ों में बचती हुई नजर आती है। अमेरिका की धमकी के बीच ईरान, रूस और चीन का साथ ईरान को मिला है। रूस ने अमेरिका की धमकी को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है। रूस ने और चीन ने ईरान के हालात पर अमेरिकी हस्तक्षेप की निंदा की, अमेरिकी दखल की निंदा की है। और साथ ही मिडिल ईस्ट की स्थिति दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरनाक है, रूस ये भी कह रहा है। टैरिफ के बहाने अमेरिका दूसरे देशों को ब्लैकमेल कर रहा है, रूस ये भी कह रहा है। और रूस के साथ चीन ने भी खुलकर ईरान का साथ दिया है। सभी देशों की संप्रभुता और सुरक्षा का हम निरंतर समर्थन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय दखल की निंदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मिलिट्री पावर का इस्तेमाल सरासर गलत है, यानी अमेरिका को सीधे सीधे रूस और चीन मिलकर के संकेत दे रहे हैं। और इस बीच खबर यह भी है कि प्रदर्शनकारियों के दिल में ईरान के चारों तरफ क्या है? अमेरिकी एयरबेस है। अमेरिकी एयरबेस से का घेरा जो है वो ईरान के चारों तरफ है। अब आपको डिटेल में बता देती हूँ कि दोहा केस है, यहाँ पर 10,000 अमेरिकी सैनिक और फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। यूएस सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी है। और दूसरा जो एयरबेस है वो अल धफ्रायर है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के पास है। यहाँ पर F-35 जैसे फाइटर्स और टोही विमान तैनात है। इसके अलावा रियाद की तरफ से भी प्रिंस सुल्तान एयरबेस के जरिए घेराबंदी है। तो आपको ये डिटेल हम आपको दिखा रहे हैं और मैप के जरिए अगर आप समझे तो आप इसको समझिए कि कैसे जो ईरान है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। जो एयरबेस अमेरिका की मदद करेंगे वो एयरबेस इनके चारों तरफ है, तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल नहीं है ईरान के ऊपर इस तरह से हमले करना। एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशंस के लिए जो ये बेस है वो सबसे ज्यादा अहम है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस है, अगर वो तस्वीरें हम दिखाएं, ये देखिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एयरबेस है इन सब से अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ देखिए, अगर कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस की बात करूं तो एयर ऑपरेशंस और रिफ्यूलिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप देखिए, ये देखिए ईरान को कैसे आप देखिए कि चारों तरफ से जो अगर आप देख पाए तो अमेरिका के लिए ये राह बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। युद्ध के हालात में एयर ऑपरेशंस और रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल किसको किया जाएगा? इसको किया जाएगा अली अल सलेम एयरबेस, जो कि कुवैत में है। यहाँ रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इराक के अनबार प्रांत में अल असद एयरबेस है। अब अल असद एयरबेस की बात करें, यहाँ पर आप देखिए अनबार इराक में, तो यहाँ अमेरिका का सबसे एडवांस एयरबेस है। जबकि टर्की में इंजरलिक एयरबेस है, हालांकि ये थोड़ा सा दूर है, लेकिन मिडिल ईस्ट में ऑपरेशंस के लिए बेहद अहम बेस है, जहां नाटो भी मौजूद रहता है। जबकि जॉर्डन में मुवाफक सॉल्टी एयरबेस है। तो एक एक करके हम आपको चलिए वो तमाम जो एयरबेस है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं, अगर जॉर्डन की बात करें, मुवाफक सॉल्टी एयरबेस जो है स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और ड्रोन ऑपरेशंस का ये बेस है। इसके अलावा सबसे बड़ा बेस अगर आप इसको कहें ड्रोन ऑपरेशंस का तो बिल्कुल सही होगा। तो अब ये तमाम बेस आप देखिए, ईरान के चारों तरफ ये तमाम एयरबेस आप देखिए, अल धफ्रा एयरबेस संयुक्त अरब अमीरात, अल उदैद एयरबेस दोहा के पास, इसके अलावा प्रिंस सुल्तान एयरबेस रियाद के पास, तो मुवाफक सॉल्टी एयरबेस जॉर्डन के पास, अली अल सलेम एयरबेस जहां से रिफ्यूलिंग होगी, और अल असद एयरबेस अनबार इराक। तो इन सब का इस्तेमाल कर सकता है इंजिरलिक एयरबेस टर्की के पास। तो ये ईरान के चारों तरफ अमेरिकी एयरबेस उनकी मदद कर सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि मदद आ रही है। मदद किधर से आएगी, किस रास्ते से आएगी, आसमान से, समुद्री मार्ग से या थल से, ये देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि दावा किया जा रहा है कि ईरान के निर्वासित पूर्व क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के साथ ट्रंप सरकार की एक सीक्रेट बैठक हुई है। के सामने आया ये तमाम सवाल है। ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन पर इस बैठक में मंथन करता हुआ नजर आया, जो सूत्रों के मुताबिक खबर है। व्हाइट हाउस में टॉप अमेरिकी अधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक हुई है। बैठक में ईरान को लेकर संभावित सैन्य रणनीतिक विकल्पों पर मंथन हुआ है, वहां के हालात पर चर्चा हुई है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि तेहरान के साथ बातचीत का फिलहाल जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। ईरानी अधिकारियों के साथ प्रस्तावित सभी बैठकें रद्द थी। पहले खबर आई थी कि बातें हो सकती हैं, संवाद हो सकता है। ईरान ने भी कहा था कि हम बात के लिए तैयार हैं। ईरान के निर्वासित पूर्व क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के साथ एक सीक्रेट बैठक हुई। व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने हाल ही में बैठक की। प्रदर्शन शुरू होने के बाद ट्रंप सरकार ईरानी विपक्ष के बीच पहली हाई लेवल बैठक हुई। अब 1979 की इस्लामिक क्रांति में सत्ता से हटाए गए शाह के बेटे हैं रजा पहलवी, जिनके साथ ये बैठक हुई है। उनके बारे में भी आप जान लीजिए। अमेरिका में निर्वासन में रहकर ईरानी विपक्ष की अगुवाई कर रहे हैं रजा पहलवी, यानी बाहर रहकर वहां से, जी हाँ, वो विपक्ष की अगुवाई कर रहे हैं। इसके अलावा इन ईरान के जो हालात है उस पर सबसे बड़ी बात आज ये भी है कि अगर सुल्तानी को फांसी की सजा सरेआम दी जाती है तो उसके बाद क्या होता है, और क्या अमेरिका के हिदायत के बाद ईरान ऐसा नहीं करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.